हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा ज्योग्राफी का लेसन नंबर 6। टॉपिक का नाम है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। जो आज हम जो टॉपिक इसके अंदर कवर करेंगे वो लोकेशन को लेकर है। वे किसी भी इंडस्ट्री की जो लोकेशन है उसको डिसाइड करने के लिए क्या क्या फैक्टर जो है वो काम करते हैं। तब यहाँ पर क्या बताया गया है, इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। भाई किसी भी इंडस्ट्रीज़ की ये नहीं है कि लोकेशन को हमने डिसाइड कर लिया तो भी बड़ा आसान काम है, नहीं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का काम है वो। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट। अब ये जो लोकेशन को हमने चुनना है उस पर क्या इन्फ्लुएंस होता है, किस चीज़ का प्रभाव होता है। भाई हमें रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले पास में मिलता है नहीं मिलता, लेबर, सस्ती लेबर चाहिए होती है, पूंजी कितनी लगेगी, पावर आसानी से मिल रही है नहीं मिल रही है, मार्केट कितनी दूर है। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं वो किसी भी इंडस्ट्रियल लोकेशन को प्रभावित करने वाले होते हैं। इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दिस फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस। अब ये भी है कि सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये एक ही जगह पर नहीं मिलते, ठीक है, तो सारी चीज़ें तो एक जगह नहीं मिलती। कॉन्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस वे ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर आइदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज एट लोअर कॉस्ट। तो अब हमारे पास फिर क्या रहता है आगे डिसीज़न लेने के लिए कि एक ऐसी सही जगह की तलाश करना, ऐसी सही जगह पर इंडस्ट्री को लगाना जहाँ पर या तो ये सभी जो फैक्टर ये वाले जो बताए गए हैं ना, या तो ये सभी फैक्टर हो वहाँ पर, और या फिर इन फैक्टर्स को कम पैसों में, जो ये फैक्टर बताया ना यहाँ पर, तो इन फैक्टर्स को कम से कम कीमत पर, लोअर कॉस्ट पर हम इनको अरेंज कर सकें, तो ऐसी जगह पर हम इंडस्ट्रीज़ को लगाते हैं। अब आगे है, आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट, जैसे ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कहीं शुरू होती है तो अर्बेनाइजेशन फ्लोज, तो वहाँ पर शहरीकरण की शुरुआत जो है वो हो जाती है। सम टाइम इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज़। कई बार जो इंडस्ट्रीज़ हैं या तो उनको शहरों में लगा लिया जाता है, शहरों के नज़दीक जो है वो लगा लिया जाता है। दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बेनाइजेशन गो हैंड टू हैंड। इसलिए साथ ही साथ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और साथ ही साथ अर्बेनाइजेशन, दोनों एक साथ ये प्रोसेस जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। सिटीज़ प्रोवाइड मार्केट। अब सिटीज़ क्या प्रोवाइड करते हैं, शहरों में क्या मिलती है, मार्केट मिलती है, ठीक है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज, और सर्विस मिलती है। सर्विसेज कैसे, जैसे बैंकिंग की हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस का हो गया, ट्रांसपोर्ट की सर्विस हो गई, लेबर, कंसल्टेंट हैं, और फाइनेंशियल जो एडवाइस होती है, ये सब जो सर्विसेज हैं वो शहरों में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। टू द इंडस्ट्रीज़ को मैनी इंडस्ट्री टेंड टू come together to make use of the advantages offered by the urban centers known as agglomeration economy। अब बहुत सारे जो शहर हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं मार्केट और ये सब जो सर्विसेज हैं, तो अब ये इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करवाते हैं, और ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये साथ मिलकर इन एडवांटेज जहाँ पर इनको मिलती है उनको यूज़ करती है अर्बन सेंटर के अंदर, और इसे कहा जाता है एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़। ग्रेजुअली अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक्स प्लेस, और इस प्रकार से बड़ी जो इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशंस हैं वो बनती हैं। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, आज़ादी से पहले का जो समय था, मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेट इन प्लेसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ओवरसीज ट्रेड सच एज़ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एक्सेट्रा। अब जो इंडस्ट्रीज थी उनको ऐसी जगहों पर लगाया जाता था जहाँ से व्यापार आसानी से किया जा सके, जैसे समुंदर से बाहर जो सामान भेजना है वहाँ समुंदर से दूसरे समुद्री रास्ते से दूर जो वहाँ पर व्यापार जो करना है, जैसे वहाँ पर उन पोर्ट से आसानी से जो है सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें, तो ऐसी जगहों पर ही इंडस्ट्रीज़ को लगाया जा सकता था जहाँ पर इन्हें ओवरसीज़ ट्रेड करना आसान हो सके, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि जगहों पर ये इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती थी। कॉन्सिक्वेंटली देयर
emerge certain pockets of industrially developed urban centers surrounded by the huge agricultural rural hinterland। और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर रूरल हिंटरलैंड होते थे, जो दूर दराज के एरिया होते थे जहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती थी, वहाँ पर भी अर्बन सेंटर्स को जो है वो वहाँ के अर्बन सेंटर जहाँ पर चारों तरफ अर्बन सेंटर होते थे वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप जो है वो किया जाता था। द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इन द लेस्ट कोस्ट। अब जो ये फैक्ट्री को लगाने का लोकेशन का होता है तो वो ऐसी जगह पर लगाई जाती है जहाँ पर कम खर्चा आए। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर आल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और जो जहाँ पर स्पेशलाइज लेबर मिले पे जो भी चीज़ उसके अंदर प्रोडक्ट को बनाना है वहाँ उसको स्पेशलाइज लेबर मिल जाए, हाँ ये काम को कर सकती है, इस चीज़ से भी जो लोकेशन है इंडस्ट्रीज़ की वो प्रभावित होती है। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है आपको, स्टार्टिंग में दिया गया है जहाँ रॉ मटेरियल लैंड कैपिटल और मिलती है, फिर ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री फिर वहाँ पर लग जाती है, इससे फिर क्या होता है पूरे का पूरा ये प्रोसेस जो है आपको फैक्ट्री लगाने का इस चार्ट के अंदर जो है वो दिखाया गया है। अब है आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। लिस्ट द वेरियस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स यू यूज इन योर डेली लाइफ सच एज ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रिक बल्ब, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, ग्लासवेयर, पेट्रोल, मैचेस, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल, मेडिसिन्स एंड सो ऑन। अब ये कहते हैं अगर ऐसी लिस्ट बनाते हैं ऐसी चीज़ों की बनी हुई जिनको कि हम डेली रूटीन में जो है हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, पहले लोग रेडियो बहुत सुनते थे, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, ये ग्लासवेयर, पेट्रोल, मैचेस, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल मशीन, ये सब चीज़ों को जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। If we classify the various industries based on the particular criterion, then we would be able to understand their manufacturing better। अब अगर हम इनको क्लासीफाई करते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को कि भाई किस प्रकार से ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कहाँ पर हुई है, तो हम इसको अलग अलग करने में जो है अलग अलग क्राइटेरिया से कि जिसमें कि ये प्रोसेसिंग का काम जो चलता है, मैन्युफैक्चरिंग का जो काम चलता है, तो इससे हम मैन्युफैक्चरिंग को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम इसको क्लासीफाई कर देंगे। सबसे पहले क्या बताया, ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। सबसे पहले तो इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले जो ऐसा मटेरियल जो यूज़ किया गया है मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल को के आधार पर अगर हम इनको क्लासीफाई करें तो सबसे पहला है एग्रो बेस्ड, सेकंड है मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड कौन सी है, कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबड़ और शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल, तो ये सब चीज़ें जहाँ पर इन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वो एग्रो बेस्ड है। मिनरल बेस्ड में आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स और पेट्रोकेमिकल्स, इन प्रोडक्ट्स का मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, उनके मेन रोल के अकॉर्डिंग बेसिक ऑफ की इंडस्ट्रीज आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स as raw material to manufacture other goods, that is iron and steel and copper smelting, aluminium smelting। जो बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ हैं वो कौन सी हैं, जो सप्लाई करती हैं अपने रॉ मटेरियल को जिससे कि दूसरा सामान बन सके, जैसा कि आयरन एंड स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग और एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ये इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, बेसिक हैं। और उसके बाद है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज़ बाय कंज्यूमर। अब कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ वो हैं जहाँ पर कि जो सामान है उसको बनाया जाता है जो कंज्यूमर के द्वारा डायरेक्ट यूज़ किया जाता है, जैसे शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सोइंग मशीन और फैन, ये सब कौन सी हैं, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब कितना पैसा लगाया गया है, उसमें स्मॉल स्केल है या लार्ज स्केल है, तो स्मॉल स्केल में कौन क्या पहले बताया गया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज़ डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उसको बताया जाता है कि इसमें मैक्सिमम
कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो की गई है। अलाउज ऑन द बेसिस ऑफ ए यूनिट, भाई जो कि इसका सामान जो एक यूनिट अगर लगाई है इंडस्ट्री में, उसमें कितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किया गया है। दिस लिमिट हैज चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये जो लिमिट है ना भाई, इतना पैसा लगा हुआ है इसके अंदर, ये लिमिट जो है ये समय समय पर बदलती रहती है। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउज इज़ ₹1 करोड़। आज के दिन में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो कितनी बताई गई है, 1 करोड़ रुपया बताई गई है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के आधार पर पब्लिक सेक्टर owned and operated by government agencies, भेल सेल एसेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर है उनको ऑपरेट किया जाता है और किसके अंडर होती हैं ये, गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर, जैसे भेल और सेल एसेक्टर, ये दो बताई हैं इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर कौन सी है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कि टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज। जो प्राइवेट है सेक्टर वो किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा जो है ऑपरेट की जाती है, या वो मालिक होते हैं उसके, जैसे टिस्को है, बजाज ऑटो, डाबर, ठीक है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी है, विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स, जो चलाई जाती हैं किसके द्वारा, दोनों के द्वारा मिल के, स्टेट के द्वारा और इंडिविजुअल लोगों के द्वारा, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनके द्वारा। अब इसमें क्या एग्जांपल दिया उन्होंने, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है उसका एग्जांपल दिया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड इज़ जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, भाई दोनों पर ही पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही जॉइंटली अधिकार है। अब है कोऑपरेटिव सेक्टर। इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब जो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज है उसमें मालिक कौन होता है, कि जो तो उसको एक तो चला रहे हैं जो ऑपरेटेड बाय, जिसने उसको चलाया, और दूसरा जो कि उसमें सामान बना रहा है, और दूसरा कौन है जो उसको सप्लाई करता है रॉ मटेरियल की, में एक तो जो उसको चला रहा है इंडस्ट्री को, ठीक है, और दूसरा उसको माल सप्लाई कर रहा है, मटेरियल जो सप्लाई कर रहा है, दोनों मिलकर जिसको चला रहे हैं वो है कोऑपरेटिव सेक्टर। इसमें वर्कर्स भी हो सकते हैं या दोनों ही हो सकते हैं। दे पूल इन रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस प्रपोर्शनेटली। अब यहाँ पर ये लोग रिसोर्सेज को ये दोनों मिलकर इकट्ठा करते हैं, जो भी सामान उसमें चाहिए उसे प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो दोनों ही मिलकर उसको शेयर करते हैं। सच एग्जाम्पल्स आर द, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल क्या है, शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। सेकंड क्या है, कॉयर इंडस्ट्री इन केरला। तो ये दो इन इंडस्ट्रीज़ के कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं। अब है बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। अब ये जो कैटेगरी बता रहे हैं किस पर आधारित है, वे वेट ऑफ रॉ मटेरियल जिस जो यूज़ किया जा रहा है और फिनिश गुड कैसी तैयार की जा रही हैं, ठीक है, वेट के अकॉर्डिंग। हैवी इंडस्ट्री है या लाइट इंडस्ट्री है। अब हैवी इंडस्ट्री में कौन सी आ गई, आयरन और स्टील इंडस्ट्री आ गई। अब लाइट इंडस्ट्री में कौन सी है, जहाँ पर लाइट रॉ मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और लाइट सामान जो है, हल्का सामान जो है वो बनाया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज़। तो एक एग्जांपल दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये था आपका जो कैटेगरी में डिवाइड की गई थी इंडस्ट्रीज़ को। अब फैली है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन, टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल एसेट्रा। तो ये सब जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है। इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि आधारित हैं एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल पर, मतलब इनका जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से मिलता है। नेक्स्ट है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाई यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसकी यूनिक पोजीशन बन चुकी है, मतलब बहुत ही अच्छा स्थान है इसका इंडियन इकोनॉमी के अंदर, बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा योगदान देती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, एम्प्लॉयमेंट देने के अंदर, और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान है, इसलिए इकोनॉमी में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री in the country which is self-reliant and
complete in the value chain, that is from raw material to the highest value added product। यहाँ पर क्या होता है कि अब यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर ये सेल्फ रेलिएंट है, और यहाँ पर जो है जो मटेरियल है रॉ मटेरियल को उसको हाईएस्ट वैल्यू का जो प्रोडक्ट है मतलब कि वो तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल। इन एंशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक। प्राचीन इंडिया के अंदर क्या था, कॉटन का जो टेक्सटाइल था, कपड़ा जो था वो कैसे बनाया जाता था, हाथ से स्पिन करके, ठीक है, हैंडलूम वीविंग टेक्निक से जो है हाथ से ही कपड़ा बुना जाता था, जिसको कि हैंडलूम वीविंग टेक्निक कहा गया है। आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम्स केम इनटू यूज़। 18th सेंचुरी के अंदर जो पावर लूम है, बिजली से चलने वाली जो मशीनें हैं, उनकी शुरुआत हुई। Our traditional industries suffered a setback during the colonial period। हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी उनको भी बहुत ज़्यादा धक्का लगा था, मतलब क्योंकि कॉलोनियल समय के कॉलोनियल जब हमारे यहाँ पर टाइम पीरियड चला, जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पर राज था, बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद द मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड। क्योंकि वो जो हैंड से बना हुआ कपड़ा होता था ना, हैंड स्पन कपड़ा जो होता था, वो कम्पीट नहीं कर सकता था, मुकाबला नहीं कर सकता था मिल से बने हुए कपड़े के साथ जो कि इंग्लैंड से आता था। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट आपको दिए गए हैं, इनको लर्न कर लेना। जो फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल जो एस्टेब्लिश की गई थी मुंबई में, वो 1854 के अंदर की गई थी, ठीक है। द 2 वर्ल्ड वॉर वर fought in Europe. India was a British colony. There was demand for cloth in UK. Hence, they gave a boost to the development of the cotton textile industry. अब इंडिया जो थे वो नहीं, सॉरी, इंडिया नहीं, 2 वर्ल्ड वॉर जो थी वो लड़ी गई थी यूरोप के साथ। इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी था, और यहाँ पर जो थी डिमांड थी कपड़े की बहुत ज़्यादा, इंडिया के बने हुए की यूके में, और इसलिए वहाँ पर जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा बूस्ट जो है वो मिला कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का वहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हुआ। इन द नेक्स्ट है आपका, in the early years, the cotton textile industries was concentrated in the cotton growing belt of the Maharashtra and Gujarat। अब स्टार्टिंग के सालों में क्या हुआ, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो कहाँ पर लगाई जाती थी, जहाँ पर कॉटन बहुत ज़्यादा उगाई जाती थी, जिस एरिया के अंदर, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में। अवेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन की जो अवेबिलिटी थी, मार्केट जो थी, ट्रांसपोर्ट थी, और इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट, और जो साथ पास में ही मतलब कि पोर्ट होती थी, और इससे क्या होता था, लेबर्स और जो मॉइस्ट क्लाइमेट, ये सब फैक्टर जो है वो काम करते थे यहाँ पर इंडस्ट्री को लगाने के लिए। मीन्स महाराष्ट्र और गुजरात में क्या था, रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता था, रॉ कॉटन मार्केट थी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट आसानी से मिल जाता था, पोर्ट की फैसिलिटी थी, लेबर भी मिल जाती थी, मॉइस्ट क्लाइमेट था। इससे क्या होता था, कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स इट्स लोकलाइजेशन। ये सारे फैक्ट काम करते थे, जिसकी वजह से जो है इन इंडस्ट्रीज़ को लगाने की जो लोकेशन है वो सेट होती थी, यहीं पर महाराष्ट्र और गुजरात में इनको लगाया गया था। दिस इंडस्ट्रीज़ हैज़ क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर। अब इस इंडस्ट्रीज़ के क्या हैं, क्लोज लिंक रहे एग्रीकल्चर से, एंड प्रोवाइड अ लिविंग टू फार्मर्स, और गुजारा भी फार्मर्स का इन्हीं से ही चलता था। कॉटन बॉल प्लक्कर, जो मतलब कॉटन से सीड को अलग करते हैं, ठीक है, और या कॉटन को चुनते हैं। एंड वर्कर्स, और जो वर्कर्स थे अंगेज इन जिनिंग, वो जुड़े हुए होते थे जिनिंग में, जिससे कि सीड को अलग किया जाता था। पहले कॉटन में जो सीड होता था उसको अलग करने काम में जुड़े रहते थे, स्पिनिंग करने में और वीविंग करने में, ठीक है। तो ऐसे काम जो था वर्कर्स को वो मिलता था। डाइंग का काम होता था, डिज़ाइनिंग का काम होता था, पैकेजिंग का, टेलरिंग का और सीइंग का, मतलब इसमें अलग अलग लोगों को बहुत सारा काम जो है वो मिल जाता था। कोई डाई कर रहा है, कोई पैकेज कर रहा है, कोई टेलरिंग का काम कर रहा है, तो इस तरह से वर्कर्स को काम मिलता था। The industry, by creating demand, supports many other industries
सच एज केमिकल एंड डाई। अब इस इंडस्ट्री से क्या होता था, दूसरी इंडस्ट्रीज़ की भी डिमांड बनती थी। क्यों? क्योंकि इसमें सामान की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे केमिकल की ज़रूरत पड़ती थी, डाई की ज़रूरत पड़ती थी, पैकेजिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ती थी और इंजीनियरिंग वर्क की ज़रूरत पड़ती थी, जिससे क्या था दूसरे भी जो है दूसरी इंडस्ट्रीज़ की डिमांड, उनको भी सपोर्ट जो है वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी मिलता था। जो डिमांड यहाँ पर इस इंडस्ट्रीज़ में होती थी उनको पूरा करने के लिए दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी हेल्प करती थी और उनको सपोर्ट मिलता था। While spinning continued to be centralized in Maharashtra, गुजरात एंड तमिलनाडु। अब जो स्पिनिंग था वो कहाँ पर होता था? महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर और तमिलनाडु के अंदर। और जो वीविंग था, वीविंग इज़ हाईली डिसेंट्रलाइज्ड टू प्रोवाइड स्कोप फॉर incorporating traditional skills and designing or weaving in cotton, silk, जरी, एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा। अब जो वीविंग थी वो कहाँ पर था? इसका स्कोप सबसे ज़्यादा जो है ट्रेडिशनल स्किल जहाँ पर होती थी, जैसे कपड़े को बुनना, उसका डिज़ाइन बनाना, सिल्क का, जरी का, एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा, ये सब काम जो है वो किए जाते थे। इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग। इंडिया के अंदर जो है स्पिनिंग का वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन होता था। बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक एज इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी yarn produced in the country. Weaving is done by handloom, powerloom and in mills. अब जो इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन था स्पिनिंग का वो वर्ल्ड क्लास था, हाई लेवल का था, लेकिन जो वीविंग था, वीविंग सप्लाईज जो थी वो लो क्वालिटी की होती थी कपड़े की, और जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का जो धागा होता था उसको प्रोड्यूस करने में जो है वो हाई क्वालिटी यार्न जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता था इंडिया के अंदर। वीविंग इज़ डन बाय हैंडलूम। जो वीविंग थी वो हैंडलूम्स के अंदर या पावरलूम्स के अंदर या मिल्स के अंदर जो है वो की जाती थी। हैंडस्पन खादी प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एट अ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? जो घरों में ही इंडस्ट्रीज, घरों में ही काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे कपड़ा बुनने वगैरह का, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में आता है ये। तो हैंडस्पन जो खादी था उससे बड़े लेवल पर जो एम्प्लॉयमेंट मिलता था वीवर्स को, और वो घरों में ही अपनी कॉटेज इंडस्ट्री जो थी वो चला रहे थे। इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान। जो इंडिया है वो यार्न जो धागा होता था उसे जापान को एक्सपोर्ट करता है। अदर इम्पोर्टर्स ऑफ द कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया आर। अब जो दूसरे कॉटन का सामान जो इंपोर्ट करते हैं इंडिया से, वो कौन से? यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीकन कंट्रीज़। तो ये नाम दिए गए हैं यहाँ पर जो कॉटन का सामान जो है इंडिया से इंपोर्ट करते हैं कंट्रीज़, उनके नाम दिए गए हैं। वी हैव ए लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न। हमारे यहाँ पर जो है काफ़ी मात्रा में जो है कॉटन का जो धागा है उसको व्यापार वर्ल्ड के अंदर किया जाता है। आवर स्पिनिंग मिल्स आर कम्पिटिटिव एट ग्लोबल लेवल। हमारी जो स्पिनिंग मिल्स हैं वो ग्लोबल लेवल पर मुकाबला करती हैं पूरा। एंड कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर्स वी प्रोड्यूस। और किसी भी तरह का अगर हम कपड़ा बनाना चाहते हैं, फाइबर बनाना चाहते हैं, उसको वो बनाने के लिए, उस फाइबर को बनाने के लिए वो कैपेबल है मशीन्स हमारी। द वीविंग, निटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज़ मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न। जो वीविंग और निटिंग प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो अच्छी क्वालिटी का जो धागा है वो यूज़ नहीं करती हैं, जो कि हमारे इंडिया के अंदर बनता है, जो हमारे देश में बनता है। देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दिस सेगमेंट्स। अब इस क्षेत्र में बहुत सारी मॉडर्न फैक्ट्रीज हैं, बट मोस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ इन फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट। लेकिन ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है वो छोटी छोटी जो है यूनिट्स के अंदर किया जाता है। विच कैटर टू द लोकल मार्केट, जो लोकल मार्केट में भेजा जाता है। दिस मिसमैच इज़ अ मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्री। अब ये जो मिसमैच हो जाता है तो छोटी छोटी मतलब लोकल मार्केट में जो भेजा जाता है और मिसमैच हो जाता है, इससे क्या होता है, ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है इंडस्ट्रीज़ का। As a result, many of our spinners export cotton yarn, while apparel garment manufacturers have to import fabric. अब
जो हमारे स्पिनर्स हैं वो कॉटन का जो धागा है उसे तो एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि जो कपड़े बनाने वाली कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो फैब्रिक को इंपोर्ट करती हैं। Although we have made a significant increase in production of the good quality long staple cotton, अब हमारे यहाँ पर काफ़ी मात्रा में क्या है, कॉटन जो हम उगा रहे हैं उसकी काफ़ी प्रोडक्शन है काफ़ी मात्रा में। द नीड टू इम्पोर्ट इज स्टिल फैल्ड, लेकिन फिर भी क्या होता है, हमें ज़रूरत पड़ती है कि भाई हम इंपोर्ट करें कॉटन को। पावर सप्लाई इज़ इरेक्टेड and machinery need to be upgraded in the weaving and processing sector in particular। अब पावर सप्लाई भी क्या होती है, उसमें रुकावट आई रहती है, और जो मशीनरी है उसे भी अपग्रेड करने की ज़रूरत महसूस होती है, स्पेशली किसमें, वीविंग और प्रोसेसिंग सेक्टर्स के अंदर। अदर प्रॉब्लम्स आर द लो आउटपुट ऑफ लेबर एंड स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जो लेबर कम मिलती है, और दूसरा बहुत ज़्यादा मुकाबला रहता है सिंथेटिक फाइबर के साथ, फाइबर इंडस्ट्रीज़ के साथ। तो ये ड्रॉबैक्स हैं कुछ हमारी इंडस्ट्रीज़ के। नेक्स्ट है जूट टेक्सटाइल। अब पहले कॉटन के बारे में बात कर रहे थे, अब किसकी बात कर रहे हैं, जूट टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट सेकेंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। हमारा जो इंडिया है यहाँ पर रॉ जो जूट है और जूट का सामान है वो बहुत मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है, और ये दूसरे नंबर पर आता है एक्सपोर्टर के तौर पर बांग्लादेश के बाद। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। ज़्यादातर जो मिल्स हैं वो वेस्ट बंगाल के अंदर हैं, मेनली अलोंग द बैंक ऑफ द हुगली रिवर इन ए नैरो बेल्ट। और मेनली ये मिल कहाँ पर लगाई गई हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर, जहाँ हुगली रिवर है उसके किनारों पर एक नैरो बेल्ट के अंदर। अब यहाँ पर एक आपको फैक्ट दिया गया है, इस फैक्ट को आपने लर्न करना है। द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेट अप नियर कोलकाता इन 1855 एट टिशारा। जो पहली जूट मिल थी वो कोलकाता के अंदर लगाई गई थी 1855 के अंदर, इशारा नाम की जगह पर। After partition in 1947, the jute mill remained in India, but 3/4 of the jute producing area went to Bangladesh। और 1947 के बाद जब पार्टीशन हुआ था तो जूट मिल तो इंडिया में रह गई, लेकिन जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो बांग्लादेश में चला गया था। उस समय क्या था, वो ईस्ट पाकिस्तान था। नेक्स्ट है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन इन द हुगली बेसिन आर। अब ये हुगली रिवर पर ही क्यों लगाए गए थे, हुगली बेसिन में क्यों लगाए गए थे, उसके फैक्टर्स क्या हैं। प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सबसे जूट बनता है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, मतलब सस्ता ही वहाँ पर पानी का ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पर आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है इसे। स्पॉटेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, यहाँ पर नेटवर्क जो है रेलवे का वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट करता है इस व्यापार को। रोडवेज और वाटरवेज टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल टू द मिल्स। अब रोडवेज भी रेलवेज भी ये बहुत सस्ते हैं, वाटरवेज, जिससे क्या फैसिलिटी मिलती है कि सस्ता ही इसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है रॉ मटेरियल को, मिल्स को, जो रॉ मटेरियल है उसको आसानी रहती है, सस्ते में ही पहुंचा दिया जाता है। अबेंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, चीप लेबर from West Bengal and adjoining state of Bihar, Odisha and Uttar Pradesh. Kolkata as a large urban center provides banking, insurance and port facilities for export of jute goods। अब यहाँ क्या बताया है कि काफ़ी मात्रा में पानी है, प्रोसेसिंग हो जाती है रॉ जूट की, चीप लेबर मिल जाती है वेस्ट बंगाल में, और साथ ही लगती हुई जो स्टेट्स हैं जैसे बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ से इनको सस्ती लेबर मिल जाती है। कोलकाता क्या है, साथ में अर्बन बड़ा शहर है, यहाँ पे कोलकाता से इन्हें बैंकिंग, इंश्योरेंस और पोर्ट की जो फैसिलिटी है वो मिल जाती है ताकि एक्सपोर्ट कर सके जूट से बने हुए सामान को। तो ये तो थे रीजंस कि क्यों ये हुगली बेसिन में लगाई गई हैं जूट की जो टेक्सटाइल मिल है, जूट मिल जो है। अब है चैलेंजेस। अब इन जूट मिल्स को या जूट का जो इंडस्ट्रीज़ है उसे चैलेंजेस
क्या है। चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्री इंक्लूड स्टिफ कंपटीशन in international market from synthetic substitute and from other competitors like Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt and Thailand। अब चैलेंज जो है इसको जूट इंडस्ट्रीज़ को क्या है कि बहुत ही ज़्यादा मुकाबला, जो स्टिफ कंपटीशन है, ठीक है। और इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, सिंथेटिक सब्सिट्यूट आ चुके हैं जूट के जो कि सस्ते होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरे देशों से कंपटीशन, जैसे बांग्लादेश से, ब्राज़ील से और फिलीपींस से, इजिप्ट से, थाईलैंड से, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, हाउ एवर द इंटरनल डिमांड हैज़ बीन ऑन द इंक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज़ ऑफ जूट पैकेजिंग। हालांकि जो इंटरनल डिमांड है जूट की वो बड़ी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बना दी है कि जितनी भी पैकेजिंग होगी वो जूट से ही होगी, सिंथेटिक फाइबर से नहीं होगी, इसलिए इसकी डिमांड जो है काफ़ी है। इंटरनल डिमांड टू स्टिमुलेट डिमांड को पूरा करने के लिए द प्रोडक्ट नीड टू बी डाइवर्सिफाइड, इस प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा, अलग से थोड़ा डिफरेंट का होना पड़ेगा। द मेन मार्केट आर यूएस से। अब इसकी मेन मार्केट क्या है, जूट इंडस्ट्रीज़ की जो जूट का प्रोडक्ट्स है वो कहाँ पर भेजे जाते हैं, यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, अब जो ये कंसर्न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ना एनवायरनमेंट पर फ्रेंडली कंसर्न ग्लोबल लेवल पर, और जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, हैज़ वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर द जूट प्रोडक्ट। अब इससे क्या हुआ है, जो अपॉर्चुनिटी है इस प्रोडक्ट की, उसके लिए फिर से रास्ते जो है वो खुल चुके हैं दोबारा से, भाई इसको आगे बढ़ने का रास्ता जूट इंडस्ट्री को मिला है। नेक्स्ट है आपका शुगर इंडस्ट्री। India stands second as the world producer of sugar but occupy the first place in the production of गुड़ and खांडसेरी। इंडिया का सेकंड नंबर पर आता है वर्ल्ड प्रोड्यूसर होने पे, शुगर के भी, शुगर बनाने में सेकंड नंबर है, लेकिन फर्स्ट नंबर आता है गुड़ और खांडसेरी बनाने में। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज़ बल्कि, अब जो रॉ मटेरियल इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है वो बहुत ही बल्कि होता है, भारी होता है। एंड ह्यूलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस, और इसमें जो सुक्रोज जो मिठास होती है वो उसका कंटेंट भी जो है वो कम हो जाता है समय के साथ। द मिल्स आर लोकेटेड, मिल कहाँ पर लगी हुई है शुगर की, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के अंदर। 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, 60% मिल कहाँ पर लगी हुई है, उत्तर प्रदेश और बिहार में लगी हुई है। दिस इंडस्ट्री इज़ सीजनल इन नेचर, सो ये जो इंडस्ट्री है वो सीजनल है, क्यों, इट इज़ आइडली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर, और ये कोऑपरेटिव सेक्टर को ये इंडस्ट्री सूट करती है। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज़ सो, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसा क्यों है। In recent years, there is a tendency for the mills to shift and concentrate in the southern and western states, especially in Maharashtra। अब एक टेंडेंसी क्या चल चुकी है कि इन मिल्स को शिफ्ट किया जा रहा है साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर, स्पेशली कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर। दिस इज़ बिकॉज द केन प्रोड्यूस्ड हेयर हैज़ ए हायर सुक्रोज कंटेंट, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी यहाँ पर गन्ना उगाया जाता है उसका जो मिठास का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन, और क्योंकि क्लाइमेट कूल रहे तो इससे क्या होता है, जो क्रशिंग सीज़न है, जो इनसे रस निकालने का जो सीज़न होता है वो लंबे समय तक रहता है गन्ने से। मोर ओवर द कोऑपरेटिव आर मोर सक्सेसफुल इन दिस स्टेट, और ज़्यादातर जो कॉपरेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है इस स्टेट के अंदर। अब मेजर चैलेंजेस इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। अब इसमें इस इंडस्ट्री में क्या चैलेंज है कि सीजनल है ये इंडस्ट्री, भाई गन्ना उगता है तो उन्हीं दिनों ये इसका काम जो है वो चलता है। ओल्ड है, पुरानी है ये। एंड इनसफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, और जो इनएफिशिएंट मेथड है यहाँ पर प्रोडक्शन का, ट्रांसपोर्ट में डिले हो जाती है जो गन्ना है वो फैक्ट्रीज तक पहुँचाने में। एंड नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगेज, और ज़रूरत है कि जो यहाँ पर बैगेज है और उसकी ज़रूरत को भी मैक्सिमाइज जो है वो किया जाए।
तो आज इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।